जौनपुर, बहराइच, लखनऊ के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सुबह 11 बजे झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2 बजे जौनपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। दोपहर 3 बजे बहराइच में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर बता दें आपको, आज शाम 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पर्वतीय समाज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर बता दें आपको, चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा आज। उससे पहले बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार सभी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जाकर बीजेपी के पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा है, जहां पर अलग अलग जिलों में जाकर वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी दौरा है। यहां पर झांसी, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर, सुबह 11 बजे झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी के साथ ही दोपहर 2 बजे जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें आपको, दोपहर 3 बजे बहराइच में रोड शो करेंगे सीएम धामी। इसी के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी की बता दें आपको, जहां पर आज शाम 6:30 बजे लखनऊ भी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, लगातार सीएम धामी सभी राज्यों में जाकर बीजेपी के पक्ष में वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनावी चरण नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अन्य नेताओं के भी दौरे लगातार प्रभावी होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही पहले चरण का मतदान उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर संपन्न हुआ और उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए, रोड शो में शिरकत करते हुए, जनसभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर आज उनके कई कार्यक्रम है। आज वो 10:30 बजे झांसी पहुंचेंगे, जहां पर जो बीजेपी प्रत्याशी उनके द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में वो जहां एक और शिरकत करेंगे, तो वहीं उसके बाद में वो बहराइच पहुंचेंगे। जौनपुर में भी वो उसी तरह से जनसभा और युवा सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही शाम 6 बजे वो आज लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समर्थन में जो युवा सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले हैं और साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के जो वहां पर लोग रहते हैं उनके सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। यानी कि लखनऊ में रहने वाले पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनको साधने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक नई पहल की जाएगी, उसमें कोशिश की जाएगी। और आज उसके बाद में मुख्यमंत्री लगातार इस तरह से उनके दौरे हैं उत्तराखंड में, और जैसे जैसे उत्तराखंड के जो चरण नजदीक आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रभावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे दिखाई दे रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश में ही थे, जहां एक और उन्होंने उत्तराखंड में कल 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई, तो वहीं केदारनाथ धाम में पहुंच करके पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ से उन्होंने प्रार्थना की, उनके लिए पहली पूजा की और उसके बाद में ताबड़तोड़ उन्होंने 3 जगह वो उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों में वो पहुंचे, जहां उन्होंने गाजीपुर पहुंच करके वहां से बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद रहे। उसके बाद धौरारा पहुंचे, धौरारा लोकसभा में रेखा वर्मा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया, जिससे श्रावस्ती पहुंचे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो डे प्लान है, जो रूटीन है, वो लगातार एक पैर उनका उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, तो एक उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो इस समय ख्याति जो वहां के प्रत्याशियों की डिमांड है, उसके आधार पर उनको केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल पवन, एक और देखा जाता है किस तरह से मुख्यमंत्री बता दें आपको लगातार यहाँ पर जाते हैं, तमाम राज्यों का दौरा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तराखंड में भी जाते रहे हैं, तो वहीं सीएम धामी भी लगातार यूपी में आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या कुछ नजर आएगा वोटर्स में? हाँ बिल्कुल नेहा, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें, देवभूमि है और देवभूमि में जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
ने बागडोर संभाली है राज्य की, उसके बाद से जो अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं उनकी कहीं न कहीं देश भर में प्रशंसा हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लागू किए गए ऐसे कई कानूनों को अपने मैनिफेस्टो में यानी कि संकल्प पत्र में भी रखा है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो देश के अन्य राज्यों में जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी डिमांड जो बढ़ी है, उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, इसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनकी अनेक अन्य प्रांतों में भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और जनसभाओं का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर शिरकत कर रहे हैं। और उत्तराखंड में जो कानून लागू किए गए हैं, चाहे वो यूसीसी हो, समान नागरिक संहिता हो, चाहे वो नकल विरोधी जो कानून है उसको लागू करने का जो उन्होंने सशक्त नकल विरोधी कानून लागू किया, उसको लेकर के लैंड जिहाद को लेकर के जो उनका बुलडोजर उत्तराखंड में चलता हुआ नजर आया, उसको लेकर के उनकी जो उपयोगिता, उनकी जो ख्याति है वो अन्य राज्यों में फैली हुई है। तो वही मैनिफेस्टो में भी भाजपा ने अपने एजेंडे में रखा है कि हमारी सरकार बनेगी तो यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता अन्य राज्यों में भी लागू होगी, नकल विरोधी सशक्त कानून बनेगा जिससे युवाओं का कल्याण हो सकेगा, महिलाओं का क्षतिज आरक्षण उत्तराखंड में दिया गया, उसकी बात करते हैं, लैंड जिहाद पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया। और जो उपद्रवी है, जिनके कोई भी उपद्रवी है, अगर किसी सरकारी और निजी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है उनके द्वारा, तो उसी से उसकी भरपाई की जाएगी। इसको लेकर के सशक्त कानून बनाया गया है। तो इन सभी कानून की बनाने की वजह से और एक बेहतर जो कानून व्यवस्था है, बेहतर नेतृत्व की वजह से लगातार सभी राज्यों में सीएम धामी की मांग बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर बता दें आपको, चारधाम यात्रा में पंजीकरण का आंकड़ा 23 लाख के पार हो चुका है। यात्रा के लिए 23,57,393 पंजीकरण हुए हैं। केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 7,10,192 पंजीकरण, तो वहीं यमुनोत्री के लिए 3,68,302 पंजीकरण हुए हैं। गंगोत्री धाम के लिए 4,21,205 पंजीकरण हुए हैं। हेमकुंड साहिब के लिए 50,604 पंजीकरण हुए हैं। पहले दिन चारधाम में करीब 45,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है 10 मई से। बता दें आपको, कपाट खोले गए दर्शनों के लिए। इसके बाद से लगातार पर्यटकों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बता दें आपको, पहले दिन चारधाम में करीब 45,000 श्रद्धालु आए थे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। देहरादून से, उत्तराखंड से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार रजा, जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ जाएगी लग रहा है। बिल्कुल नेहा, देखिए बता दूं आपको, जिस तरीके से चारधाम यात्रियों की व्यवस्था की गई है और चारधाम के जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, लगातार जो बढ़ती जनसंख्या है उसको लेकर तमाम तैयारियां सरकार और प्रशासन की ओर से की गई है। अगर मैं आंकड़ों की यहाँ पर बात की जाए तो आंकड़ा जो आज है 23 लाख के पार हो गया, जिसमें अगर जिस तरह की जानकारी साझा की गई है कि चारधाम यात्रा के लिए करीब 23,57,993 पंजीकरण हो चुके हैं। और अभी ऑफलाइन जो पंजीकरण है वो नया वो लगातार जारी है। ऋषिकेश की बात की जाए या फिर हरिद्वार की बात की जाए, दोनों ही जगहों पर ऋषिकुल मैदान या फिर ऋषिकेश में जो ऑफलाइन पंजीकरण है चारधाम यात्रियों को लेकर जो प्रक्रिया वो लगातार जारी है। और हरिद्वार में भी करीब 20 काउंटर लगाए गए हैं। अगर केदारनाथ धाम की यहाँ पर नया बात की जाए तो करीब 8 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो पंजीकरण करा चुके हैं। अगर हम बद्रीनाथ की बात करें, क्योंकि बद्रीनाथ के जो कपाट है वो कल 12 मई है और कल 12 मई को करीब सुबह 6 बजे वो खोले जाएंगे, जिसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई है। क्योंकि केदारनाथ के धाम कल खोले गए थे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता पुष्कर धामी भी इस मौके पर वहां पर मौजूद रहे और बाबा केदारनाथ के जो कपाट खोले गए उसके साक्षी बने वहां पर। तो अगर बद्रीनाथ धाम की नया बात कर ली जाए तो करीब 7,10,192 पंजीकरण है जो यहाँ पर हो चुके हैं। और ऑफलाइन जो पंजीकरण है वो लगातार जारी है। यमुनोत्री के लिए 3 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। गंगोत्री
गंगोत्री के लिए 4 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। हेमकुंड साहिब का भी अगर बात की जाए तो करीब 50,000 से ज्यादा जो पंजीकरण यहाँ पर हो चुके हैं। और फिलहाल जो ऑफलाइन जो पंजीकरण है नेहा, वो लगातार जो सिलसिला जारी है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भक्तों की यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है इस बार जो अगर मैं पिछले वर्षों की बात करूं नेहा, यहाँ पर जो करीब 54,87,000 जो चार धाम श्रद्धालु थे वो हरिद्वार। बिल्कुल इंतजार रजा, हर साल देखा जाता है कि आंकड़ा जो है वो श्रद्धालुओं का बढ़ता जा रहा है। इसी के लिहाज से पहला तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो रही है, दूसरा ये कि मौसम को लेकर भी कहा जा रहा है कि पारा जो है वो नीचे गिर सकता है। मौसम विभाग की ओर से क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पूरे देश में मौसम बदल रहा है लगातार? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ बता दूं आपको, जिस तरीके से चारधाम यात्रा लगातार अब जो चारधाम यात्रियों लगातार जो सिलसिला है यात्रियों का वो जो चारधाम की ओर हो चला है। और उत्तराखंड के जो चार धामों के जो पंजीकरण है वो लगातार जारी है। और पर्यटन, अगर मैं मौसम विभाग की यहाँ पर बात करूँ तो पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगर मैदानी क्षेत्रों की भी यहाँ पर बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में तेज झकझोर हवाएं चलने का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। और अपील की जा रही है सभी चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं से कि अपने जो सामान है, चाहे मैं बारिश से बचने वाले सामान की बात करूं या फिर अन्य रेनकोट की मैं बात करूं, तो कई जो ऐसे सामान जो आपको रास्ते में भी जरूरत पड़ेगी उन सभी चीजों को लेकर आए। यानी कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि मौसम का भी मार आपको यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार करीब 30,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो अभी तक केदारनाथ पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर स्लॉट सिस्टम लागू किया गया है। अगर आपको एक धाम की यात्रा करनी है तो आपको 3 दिन का समय दिया गया है। अगर 2 धाम की आपको यात्रा करनी है तो आपको 5 दिन का समय दिया गया है। और अगर आपको 3 धाम की यात्रा करनी है, बिल्कुल कम से कम 7 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार रजा ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं नैनीताल जिले के रामनगर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ आ गई है। वहीं इलाज के दौरान कई गरीब लोग इन झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। प्रशासन की तरफ से समय समय पर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जैसे ही मामला शांत होता है फिर से झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हो जाते हैं। वहीं रामनगर में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से झोला छाप डॉक्टरों में खलबली मची हुई है। इस मामले में रामनगर में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिससे झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है और कई झोला छाप डॉक्टर अपने अवैध क्लिनिक बंद करके मौके से फरार हो गए हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि रामनगर के मोहल्ला खताड़ी में निश्चय क्लिनिक के नाम से संचालित हो रहे इस अवैध क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसडीएम रामनगर राहुल शाह द्वारा गठित टीम ने मौके पर जाकर देखा तो उक्त क्लिनिक संचालक डॉक्टर पीतांबर सिंह टीम को मौके पर क्लिनिक को लेकर कोई भी वैध प्रपत्र नहीं दिखा पाया तथा मौके पर भारी मात्रा में दवाइयां का भंडारण भी पाया गया। वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तरी कताड़ी में निश्चय क्लिनिक में जो प्रैक्टिशनर हैं पीतांबर सिंह, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर, जिसके क्रियान्वयन में उप जिलाधिकारी रामनगर ने मेरे को और तहसीलदार रामनगर को इसके लिए नामांकित किया था इंक्वायरी करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की तो पाया गया कि उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और वो एलोपैथिक दवाइयों का पूरा भंडारण किए हुए थे और वो कोई भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके ये प्रमाणित होता कि वो प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनको हमने सील करने की कार्रवाई की और उनको 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है CAA में पंजीकरण ना होने की वजह से और अवैध प्रैक्टिस करने के नाम पर। और उनको बोला गया है कि अपने अगर उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज हैं जो उनको प्रमाणित कर सके कि वो प्रैक्टिस के लायक हैं तो वो प्रस्तुत करने के लिए उनको कहा गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजहर मलिक जुड़ चुके हैं। अजहर मलिक, क्या कुछ ये पूरा मामला है झोला छाप डॉक्टरों की, किस तरह से अब मुश्किलें बढ़ रही हैं?
जी, आपको बता दें कि अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड पूरे 13 के 13 जनपदों में अवैध झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार देखी जा रही है, जिस पर समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन अभियान सिर्फ कास्टों में या फिर खाना पूर्ति करके भी किया जाता है। उसके बाद ये क्लिनिक द्वारा संचालित होते हैं, जो लोगों से खुलेआम पैसे लेकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। झोलाछाप डॉक्टरों के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि जान से हाथ भी धोना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी तंत्र इसको पूर्णतः बैन लगाने पर नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही। शिकायतों के बाद ही कार्रवाई की जाती है। अभी ताजा मामला जनपद नैनीताल से रामनगर से जुड़ा हुआ है, जहाँ जिले की डीएम को शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया और निर्देशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक सीज किया, जिस पर ना तो उचित दस्तावेज थे और ना ही कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर था। जिसके बाद इस तरीके का अभियान डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरीके का अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी को भी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातें भी ऐसी हवाई दिखाई देती है, क्योंकि धरातल पर अगर आप बात करोगे तो अभी दर्जनों से अधिक क्लिनिक रामनगर क्षेत्र में फर्जी चल रहे हैं, जिन पर दस्तावेज नहीं है, जो झोलाछाप डॉक्टर हैं, लोगों की खुलेआम जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं या मोटे कमीशन के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटलों को रेफर कर देते हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य डॉक्टरों को एक धंधे को भी बदनाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशन डॉक्टर का अच्छा माना जाता था, उस पर दाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर मलिक ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर में आगामी 10 मई से लेकर 30 जून तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। ये निर्णय स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने लिया है। मंदिर के मुख्य मेन प्रशासन बैरिकेड लगाकर वाहनों के अंदर आने पर प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। बता दें आपको कि मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज पांडे ने बताया कि मंदिर के टीले का कार्य 10 मई से 30 जून तक होने जा रहा है। इस बीच मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्त मुख्य मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको 6 जिलों में आज 80 किलोमीटर की तेजी से आंधी तूफान चलने के आसार है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलने का पूर्वानुमान भी है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में मौसम खराब होने का ऑरेंज अलर्ट जारी है। बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से भी हल्की राहत है। वहीं जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में सुरई वन रेंज की लोड संख्या 59 में ट्रैक्टर ट्रॉली में रवन्ने पर 9 नग साल के लट्ठे की आड़ में लाई जा रही लगभग 21 लट्ठों को वन विभाग की टीम ने पकड़कर वन विभाग परिसर में खड़ा कर दिया है और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी है। गुरुवार को लोहिया हेड बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में वन विभाग से लाई जा रही लकड़ी के रवन्ने में 9 लट्ठ दर्ज किए गए, जिसमें से रवन से अधिक लकड़ी होने के शक के आधार पर पकड़कर वन विभाग परिसर में खड़ा कर दिया गया है। वहीं एसडीओ संचिता वर्मा तथा वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी गहनता से मामले की जांच करने पर 21 साल के लठ पाए गए, जो सुरई वन रेंज की लाट संख्या 59 से लाया गया है और टनकपुर डिपो ले जा रहे थे। वहीं इस मामले में वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी ने बताया कि रवन्ने ने 9 नग साल के लट्ठे की जगह कुल 21 नग साल के लट्ठे पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरामद लट्ठों की नपत की गई है और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर क्रम में अग्रिम विविध कार्रवाई की जाएगी। 9 तारीख को एक बंदिगम की लॉट से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी, जिसको हमने जांच हेतु संदेह के आधार पर रोका, तो उसमें जो 9 नग रवन्ने के में चढ़े हुए थे उसके सापेक्ष हमको ज़्यादा लगे, तो हमने उसको जांच हेतु रोका था। उसके बाद आज उसकी अनलोडिंग करके जांच की गई, तो उसमें छोटे बड़े सब मिश्रित करके 21 नग लट्ठे पाए गए। और ये किन कारणों से इसमें लट्ठे बढ़े, इसकी जाँच निगम की लोड से और उससे की जाएगी। लॉट आई थी, लॉट संख्या 59 करके 23-24 वहाँ से लाया था।
आगे जैसा भी इसमें भी जांच की जाएगी विस्तृत, क्योंकि बंद निगम से भी इसकी जांच की जाएगी कि कैसे ये संख्या ट्रैक्टर ट्रॉली में बढ़ गई है, और उसके अलावा जो भी उच्चाधिकारी से निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।